जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग को चोल वंश पढ़ना है। और चोल वंश से पीछे हम लोग जो है पल्लव वंश पढ़ चुके हैं। अब पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन रहता है? तो अपराजित वर्मन रहता है, जिसको आदित्य जो है उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद देखिए आज हम लोग को चोल वंश पढ़ना है। चोल वंश का जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि चोल वंश का अभिलेखीय जानकारी और साहित्यिक जानकारी। चोल वंश के बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से मिलता है, चोल वंश क्या था, कौन उसको प्रशासन किया, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका अगला वीडियो में हम लोग इन चोल वंश के संस्थापक यानी चोल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? विद्यालय को। उसके बाद फिर हम लोग उसको राजाओं को बारी बारी से क्रम में पढ़ेंगे। आइए आज हम लोग उसको चोल वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चोल वंश का जो है चोल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। कब? 9वीं शताब्दी के आसपास। 9वीं शताब्दी के आसपास चोल वंश की स्थापना होता है। क्या? 9वीं शताब्दी के आसपास चोल वंश की स्थापना होता है। और चोल वंश का प्रथम शासक स्थापना यानी संस्थापक विद्यालय को माना जाता है। किसको? विद्यालय को। यानी चोल वंश की स्थापना कौन किया था? तो विद्यालय किया था। कौन? विद्यालय किया था। और इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? तब पुहर। क्या? पुहर। पूछेगा क्वेश्चन कि चोल वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? तब पुहर, जिसका अन्य नाम था पुम्पुहर। क्या? पुम्पुहर इसका अन्य नाम था, मगर पुहर इसको कहा जाता था। क्या? पुहर इसको कहा जाता था। और एक अन्य नाम, जैसे दो नाम रहता है, इसको किसी को दो नाम, किसी का चार नाम भी रहता है। उसी प्रकार यहाँ पुम्पुहर एक अन्य नाम था। क्या? अन्य नाम पुम्पुहर था। चोल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में होता है। इसका संस्थापक विद्यालय को माना जाता है। किसको? विद्यालय को। और इसकी राजधानी पुहर था। कहाँ था? पुहर था। जो पुहर का ही अन्य नाम क्या था? तो पुम्पुहर अन्य नाम था। क्या था? पुम्पुहर। माना जाता है कि चोल वंश का राजकीय चिन्ह बाघ था। क्या? बाघ, दहाड़ता हुआ बाघ था चोल वंश के राजकीय चिन्ह। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से भी पूछ सकता है कि चोल वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो दहाड़ता हुआ बाघ, या उसको क्या बाघ, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि दहाड़ता हुआ बाघ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो चोल वंश का था। किस वंश का? चोल वंश का था। और इसका चोल वंश का भाषा क्या था? तो देखिए तमिल। क्या? तमिल, तेलुगु, संस्कृत और प्राकृत, ये चारों भाषाओं चोल वंश में बोला जाता था। क्या? चोल वंश में ये चार भाषा तमिल, क्या तमिल और तेलुगु, संस्कृत और प्राकृत, एक चारों भाषाओं जो है चोल वंश का भाषा था। और इसके बारे में अभिलेखीय जानकारी कहाँ से मिलता है? इससे अभिलेख से क्या क्या जानकारी मिलता है? चोल वंश के बारे में कौन कौन सा अभिलेख से चोल वंश के बारे में जानकारी मिलता है? आइए इसको अभिलेखीय जानकारी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए अशोक का जो दूसरा और सातवां अभिलेख था, कौन अभिलेख जो था वो दूसरा और सातवां जो है अशोक का जो अभिलेख था, उसको से बारे में चोल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। क्या? अशोक का दूसरा और सातवां अभिलेख से चोल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। जिसको कहा जाता है कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख था। क्या? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख था। दूसरा और सातवां अभिलेख को अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कहा जाता है। क्या? सबसे लंबा अभिलेख कहा जाता है। जो अशोक जो रहा था, हम लोग पिछला वीडियो में अशोक पढ़ चुके हैं। शुरू में ही अशोक पढ़े थे, उस समय शुरू नहीं, दूसरा वीडियो के बाद आप लोगों को अशोक मिलेगा। अशोक जब हम लोग पढ़े थे तो क्या देखे थे कि अशोक जो है ईरान से प्रभावित था। किसको से? ईरान जो देश आज हम लोग देख रहे हैं, ईरान से प्रभावित था। ईरान में जो जो काम होता था वहां, उससे प्रभावित था। वहां के कामों को ये भारत में लागू करता था, भारत में वैसा ही काम करता था। यानी अशोक ईरान से प्रभावित था। अशोक के दूसरा और सातवां अभिलेख से कौन? दूसरा और सातवां अभिलेख से चोल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद का अभिलेख कौन है? तो देखिए तिरुवेंदुपुरम। क्या? तिरुवेंदुपुरम अभिलेख से भी चोल वंश के बारे में जानकारी मिलता है, जिसको राजराज थर्ड, क्या राजराज तृतीय जो है वो उसका अभिलेख है तिरुवेंदुपुरम
तिरुवेंदुपुरम जो अभिलेख है वो राजराज तृतीय का अभिलेख है, जिसको से चोल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद तंजौर मंदिर अभिलेख, तंजौर मंदिर अभिलेख से भी चोल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। जो तंजौर मंदिर अभिलेख है वो राजराज प्रथम का अभिलेख है। किसका? राजराज प्रथम जो है उसका अभिलेख है तंजौर मंदिर, उसको से भी चोल वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होता है हमें। उसके बाद क्या है? मणिमंगलम अभिलेख। क्या? मणिमंगलम अभिलेख से हम लोगों को चोल वंश के बारे में जानकारियां मिलता है, जो राजाधिराज प्रथम का अभिलेख था। क्या? मणिमंगलम जो है, क्या मणिमंगलम जो है वो महाराजाधिराज, क्या महाराजाधिराज या राजाधिराज प्रथम का जो अभिलेख है वो मणिमंगलम अभिलेख है। इसको से भी चोल वंश के बारे में हम लोग को जानकारियां प्राप्त होता है। तो कौन कौन सा अभिलेख देखे हम लोग? आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को वीडियो में ही ठीक ढंग से याद हो जाए। देखिए, चोल वंश के स्थापना जो है पल्लव वंश के जो अंतिम राजा हुआ अपराजित वर्मन के जो है आदित्य जो है उसकी हत्या कर देता है। और क्या करता है? चोल वंश के जो राजा था आदित्य वही हत्या कर देता है। और चोल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी के आसपास होता है। क्यों? 9वीं शताब्दी के आसपास होता है। और चोल वंश की जो है प्रारंभिक जो है राजधानी था वो पुहर था। कहाँ था? पुहर था, जिसका अन्य नाम भी था, तो अन्य नाम पुंपुहर था। क्या? पुंपुहर था। और चोल वंश का राजकीय भाषा, क्या चोल वंश का राजकीय भाषा में तमिल, तेलुगु, संस्कृत और प्राकृत था। यानी चोल वंश का जो राजा था वो शासन करता था जहां तक, वहां तक में तमिल, तेलुगु, संस्कृत और प्राकृत भाषा बोली जाती थी। उसके बाद उसका राजकीय चिन्ह, क्या चोल वंश का राजकीय चिन्ह दहाड़ता हुआ बाघ था। क्या था? दहाड़ता हुआ बाघ। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि दहाड़ता हुआ बाघ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो चोल वंश का था। किस वंश का? चोल वंश का था। आइए इसको अभिलेखीय जानकारी प्राप्त करते हैं। कहाँ से अभिलेखीय जानकारी हम लोग को मिला? तो हम लोग देख चुके कि अशोक का दूसरा और 7वां जो अभिलेख है, जो सबसे अशोक का सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है, उसको से चोल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और अशोक प्रभावित किससे था? तो ये भी हम लोग देख चुके कि अभिलेख क्या ईरान से प्रभावित था। अशोक कौन? ईरान से अभिलेख के जो ईरान था, ईरान देश था, उसको से प्रभावित था अशोक। और अशोक के दूसरा और 7वां अभिलेख से हम लोग को चोल वंश के बारे में जानकारियां मिलता है। और दूसरा अभिलेख क्या देखे कि तिरुवेंदुपुरम जो है वो राजराज तृतीय का अभिलेख है। और उसको से भी हम लोगों को चोल वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखे तंजौर मंदिर अभिलेख। तंजौर मंदिर अभिलेख है वो राजराज प्रथम का अभिलेख है। क्या? राजराज प्रथम का अभिलेख है। और उसको से भी चोल वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होता है। क्या क्या? तंजौर मंदिर अभिलेख जो राजराज प्रथम का अभिलेख है, उसको से भी क्या चोल वंश के बारे में जानकारियां मिलता है। और मणिमंगलम, क्या मणिमंगलम अभिलेख जो किसका है? राजाधिराज प्रथम का। किसका? राजाधिराज प्रथम का अभिलेख है। उसको से भी हम लोगों को चोल वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं साहित्यिक प्रमाण। क्या? कुछ पुस्तक भी है, कुछ पुस्तक से भी हम लोगों को चोल वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होता है। उस पुस्तक में चोल वंश के बारे में लिखा गया है, तो उसी से हम लोगों को चोल वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होता है। तो पुस्तक कौन कौन सा है, आइए उसको पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए पेरिये पुराणम, जिसकी रचना शंकर भाग ने किया था। क्या? शंकर भाग ने किया था। इस पुस्तक में भी चोल वंश के बारे में जानकारियां दी गई है। इस पुस्तक में भी चोल वंश के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कौन पुस्तक? पेरिये पुराणम पुस्तक जो है वो शंकर भाग का पुस्तक था। उसके बाद का कि वीर सेलियम पुस्तक। क्या? वीर सेलियम पुस्तक जो है, वीर सेलियम बुक जो है, उसको भी
चोल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। उसको में भी चोल वंश के बारे में लिखा गया है, जो किसका पुस्तक था, तो बुद्धमित्र। क्या बुद्धमित्र इसकी रचना किए थे, वीरशैलियम की रचना बुद्धमित्र ने किए थे। और इसको से भी हम लोगों को चोल वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं जीवक चिंतामणि। क्या जीवक चिंतामणि की रचना तिरुक देव ने किए थे। कौन? तिरुक देव ने किए थे। और जीवक चिंतामणि से भी हम लोगों को चोल वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त होता है। और अस्थाई स्वशासन का प्रसिद्ध वंश चोल वंश को माना जाता है। चोल वंश को कहा जाता है कि अस्थाई स्वशासन किया था चोल वंश। क्या अस्थाई स्वशासन किया था चोल वंश, और इसीलिए इसको प्रसिद्ध वंश कहा जाता है। क्या प्रसिद्ध वंश कहा जाता है। तो आइए एक बार साहित्यिक प्रमाण को किस किस पुस्तक से मिला है एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पेरिये पुराणम, जिसकी रचना शंकर भार ने किया था। क्या पेरिये पुराणम की रचना शंकर भार ने किया। इसको से हम लोगों को चोल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और वीरशैलियम, क्या वीरशैलियम की रचना बुद्धमित्र किए थे। कौन किए थे? बुद्धमित्र किए थे। इससे भी हम लोगों को चोल वंश के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद जीवक चिंतामणि, जिसकी रचना तिरुक देव। कौन? तिरुक देव। तिरुक देव, क्या तिरुक देव ने किए थे जीवक चिंतामणि की रचना। इसको से भी हम लोगों को चोल वंश के बारे में जानकारियां मिलता है। और चोल वंश को स्थानीय स्वशासन का प्रसिद्ध वंश माना जाता है, इसीलिए उसको प्रसिद्ध वंश माना जाता है। चोल वंश का प्रसिद्ध वंश माना जाता है क्योंकि यहाँ पे स्थानीय स्वशासन था। क्या था? स्थानीय स्वशासन था। अब भारत में नौसैनिक, क्या नौसैनिक जो जल सैनिक होते हैं, वो जल सैनिक नौसैनिक का शासन माना जाता है। क्या भारत में नौसैनिक शासन के लिए प्रसिद्ध था। क्या चोल वंश जो है वो जल सैनिक के लिए प्रसिद्ध था, नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में नौसैनिक शासन के लिए किस वंश को जाना जाता है, तो चोल वंश को जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में यहां से ऐसे पूछेगा, देखिए समझ लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछेगा कि भारत में कौन सा वंश को नौसैनिक के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल वंश हम लोग लगाएंगे। कौन? चोल वंश। और इसके आगे चोल वंश की स्थापना किसने किया था? चोल वंश के संस्थापक विद्यालय था। तो इसके अगला वीडियो में हम लोग विद्यालय पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपना परिवार को बढ़ाएं। धन्यवाद।